हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने जो मानव पर्यावरण का पहला संबंध है निश्चयवादी विचारधारा, जो सबसे 18वीं 19वीं शताब्दी में सबसे पहले विकसित हुई थी, उसके बारे में बात करी थी। आज हम संभववादी विचारधारा, जिसे कि पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। तो संभववाद होता क्या है? सबसे पहले अगर हम ये देखें तो संभववादी विचारधारा जो है, इसके मुख्य रूप से फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जो हैं वो इसके समर्थक हुए हैं और ये विचारधारा पर्यावरण मानव के संबंधों में मानव को अधिक महत्व देती है पर्यावरण की तुलना में। ठीक है, तो संभावना का अर्थ क्या होता है कि प्रकृति ने वातावरण के द्वारा मनुष्य के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की हैं और मानव अपने चयन के द्वारा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये जो संभावनाएं हैं, इनका प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है और अपने जीवन ढंग, आर्थिक, सामाजिक प्रारूप को निश्चित कर सकता है। ये जो विचारधारा है, ये 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा मानव की स्वतंत्रता और उसकी कार्यकुशलता पर बल देने हेतु दी गई थी और मनुष्य पर प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण बताने वाली नियतिवाद की उन लोगों ने कड़ी आलोचना करी और मानव को महत्व देने वाली संभववादी विचारधारा का समर्थन किया। मनुष्य जो है वो अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्राकृतिक दृश्यों में परिवर्तन करता है और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। ये जो संभववादी विचारधारा है पॉसिबिलिज्म, इसमें मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या में मानव के प्रयत्नों और उसके क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। मनुष्य पर्यावरण का दास न होकर के बल्कि अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा उसका उपयोग करता है और निश्चयवादी विचारधारा जो थी उसके विरोधी इस विचारधारा में मानव को पर्यावरण से अधिक महत्वपूर्ण, पर्यावरण से सर्वोच्च माना गया और उसे पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने वाला भौगोलिक कारक माना गया है। इसमें मनुष्य के प्रयत्नों तथा क्रियाकलापों को प्रधानता देने वाली ये विचारधारा है जिसे संभववाद कहते हैं। इस विचारधारा में मानवीय चयन को प्रधानता दी गई है। प्रकृति केवल सीमाएं निर्धारित करती है और मानव उन सीमाओं के अंदर अपनी संभावनाओं का प्रयोग करके अपनी चयन की क्षमता के अनुसार अपने जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करता है। इस विचारधारा के मतलब जो भूगोलवेत्ता हुए हैं इस विचारधारा से संबंधित, उनका कहना है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, वह प्रकृति को बदल सकता है। उसने अपने विवेक और कुशलता से अनेक प्राकृतिक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। अगर हम इन शॉर्ट संभववादी विचारधारा का विकास देखें तो संभववाद का जन्म जो है और विकास 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांस में हुआ। लूसियन फेब्रे जो है उन्होंने सबसे पहले ये जो शब्द है संभववाद का प्रयोग किया। अपनी बुक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जो कि उन्होंने 1925 में प्रकाशित की थी, उसमें लूसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। संभववाद विचारधारा जो है इसके जनक विडाल डी ला ब्लाश है, जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। इन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत 1922 में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास का मार्ग जो है वो दर्शाया है। जो संभववादी विचारधारा के संबंधित भूगोलवेत्ता हुए हैं, इन्होंने विभिन्न निश्चयवादी विरोधी उक्तियों का प्रयोग किया, जैसे कि मानव की प्रकृति पर विजय, मानव द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण, मानव को सर्वत्र चयन की सुविधा आदि। अब हम बात करते हैं संभववादी विचारधारा जो है इसके समर्थक विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के विचारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें लूसियन फेब्रे की, जिन्होंने संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो इनके अनुसार मनुष्य का पर्यावरण में वही महत्व है जो कि अन्य तत्वों का, जैसे कि जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि तत्व। मनुष्य जो है वो सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है, जिनमें वह अपनी आवश्यक संभावना का चयन अपनी कुशल बुद्धि के द्वारा करता है।
इन्होंने कहा कि मनुष्य के पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता। मनुष्य जो है वो अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह सकता। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं होती है, किंतु प्रत्येक जगह संभावनाएं विद्यमान होती है और मनुष्य जो होता है वो इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में इनके प्रयोग का निर्णायक है। अब अगर हम विडाल डिला ब्लाश के विचारों की बात करें, जो कि संभववादी विचारधारा के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने लिखा कि नेचर इज नो मोर देन एन एडवाइजर। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, बल्कि वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। विडाल डिला ब्लाश ने मनुष्य को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि मनुष्य जो है वो स्वयं संभावनाओं के चयन में मनुष्य नियंत्रित नहीं बल्कि स्वतंत्र है और वह अपने भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करके सांस्कृतिक पर्यावरण का सृजन करता है। जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान का, उसके विचार, उसके सामाजिक कार्यों का विकास होता है, वैसे वैसे प्रकृति के विभिन्न तत्वों को नवीन महत्व प्रदान किया जाता है। अब अगर हम जीन ब्रून्स की बात करें तो जीन ब्रून्स जो है वो विडाल डिला ब्लाश के शिष्य हुए हैं और ये भी संभववाद के समर्थक थे। इनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और मनुष्य जो होता है वो यदि इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, लेकिन इनमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए और मनुष्य की क्षमता को महत्व देते हुए पर्यावरण को एक इन्होंने सीमाकारी और अवरोधक शक्ति माना है, न कि नियंत्रणकारी। जीन ब्रून्स के अनुसार मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है बल्कि क्रियाशील प्राणी है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत निरंतर प्रयत्नशील रहता है। मनुष्य को अपने वातावरण में रहकर कार्य करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अपने वातावरण का दास है। अब अगर हम डिमांजिया के विचारों की बात करें तो उन्होंने मानव क्रिया को महत्व देते हुए मनुष्य द्वारा वातावरण के रूपांतरण के ढंग बताए हैं, और जैसे कि परिवहन के साधन, पाताल तोड़ कुएं, नदियों के बांध, पुल आदि मनुष्य की क्रियाशीलता के मनुष्य द्वारा वातावरण के रूपांतरण के उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उर्वर मिट्टी में तब तक अच्छी फसल नहीं हो सकती जब तक कि मनुष्य अपनी शक्ति और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग न करे। किरचॉफ ने कहा है कि मनुष्य ऐसी मशीन नहीं है जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो। कार्ल सावर जो हुए हैं, उन्होंने मानवीय प्राकृतिक भूतल को उन्होंने कहा कि मानव जो है वो प्राकृतिक भूतल को प्रारंभ से ही परिवर्तित करता रहा है। प्रकृति कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित करती है, परंतु वहां भी मानव के लिए संभावनाएं और चयन की सुविधाएं मौजूद रहती है। ईशा बॉमेन की अगर हम बात करें तो ये अमेरिकी भूगोलवेता थे मुख्य रूप से। इन्होंने अपनी बुक द पायनियर्स फ्रेंच में कहा है कि मनुष्य अपने क्रियाकलापों के चयन के लिए स्वतंत्र है, न कि प्रकृति के नियंत्रण में है। अब अगर हीगल की बात करें तो हीगल ने कहा है कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो, क्योंकि जहां पहले यूनानी लोग निवास करते थे वहां पर आज तुर्क लोग रहते हैं, और यही तथ्य इस मामले को समायोजित कर देता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो संभववादी भूगोलवेता है, इनके विचारों से आभास होता है कि मानव जो है वो निरंतर प्रकृति पर विजय प्राप्त करता रहा है। इसलिए संभववादी विचारक कहते हैं कि मानव वातावरण का दास नहीं है बल्कि विजेता है, और वह जो चाहे वह कर सकता है। मनुष्य में इतनी शक्ति और कौशल विद्यमान है कि वह प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रह सकता, क्योंकि वो प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उसे मोड़ लेने में, उसे परिवर्तित करने में समर्थ है। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह अपनी क्षमता तथा विवेक से सब कुछ संभव करने में समर्थ है। इतना अवश्य है कि मनुष्य प्रकृति से सहयोग प्राप्त करता है और उससे प्रभावित भी हो सकता है, किंतु उससे नियंत्रण में कभी नहीं रहता। लेकिन संभववादी विचारधारा जो है ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, इसलिए इसकी भी आलोचनाएं की गई है। संभववाद विचारकों ने मनुष्य को सर्वशक्तिमान और प्रकृति का विजेता सिद्ध करने का प्रयास किया, जो निश्चय ही अतिशयोक्तिपूर्ण है।
उन्होंने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर विभिन्न कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, शिकार होना पड़ा। वास्तव में मनुष्य जो होता है वो पर्यावरण का अभिन्न अंग है और उसके प्रभावों से पूर्णतः मुक्त कभी नहीं हो सकता। मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी का विकास चाहे कितना ही कर लिया हो, लेकिन वो प्रकृति के प्रभावों से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकता, उस पर अपना पूर्ण आधिपत्य भी स्थापित नहीं कर सकता है। मनुष्य की सब स्वतंत्रता अपरिमित नहीं बल्कि सीमित है और वह प्रकृति की पूर्ण अवहेलना और अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे फेब्रे ने कहा कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता। जीन ब्रून्स ने कहा है कि क्योंकि मानव प्रकृति पर निवास करता है, वह प्रकृति पर निर्भर करता है। कुमारी सैंपुल ने कहा कि मनुष्य अपने द्वारा प्रकृति विजय के ढींगे हाँकता फिरता है, जबकि प्रकृति जो है वो शांत रहकर भी अपना निश्चित और निरंतर प्रभाव मनुष्य पर डालती है। इस प्रकार ये जो संभववादी विचारधारा है, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नव निश्चयवादी विचारधारा की बात करेंगे, क्योंकि निश्चयवादी विचारधारा पर्यावरण को सर्वाधिक महत्व देती है, जबकि संभववादी विचारधारा जो है वो मानव को अधिक महत्व देती है। तो ये दोनों ही विचारधाराएं अतिशयोक्तिपूर्ण थी, इसीलिए आगे चल के मध्य मार्ग को अपनाया गया और नव निश्चयवादी विचारधारा जो है वो दी गई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। थैंक यू।